This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. In this today's video, I will discuss with you the bars to matrimonial relief. Here goes the video. Bars to Matrimonial Relief, Section 23 of Hindu Marriage Act. The guilt or fault theory of divorce established the dichotomy of guilt and innocence. When the respondent is guilty of a matrimonial offense, the petitioner will not be granted if it is established that he is not an innocent party or on his party he has done something disentitling him from the relief. कहते हैं कि जो गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी है डाइवोर्स की, वो बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ का कंसेप्ट लेके आई थी. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था डाइवोर्स की, कि गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी के अंडर कुछ ग्राउंड्स हैं. अगर वो ऐसा कोई गिल्ट या ऐसा कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस एक पार्टी करती है, तो दूसरा पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो अपने लिए डाइवोर्स को क्लेम कर सकती है. बट यहाँ पर ये कहते हैं कि वो मैट्रिमोनियल रिलीफ पे, जो डाइवोर्स के अंडर मैट्रिमोनियल रिलीफ मिलता है, उन पर बार्स कब लगती हैं, यानी वो मैट्रिमोनियल रिलीफ कब ख़त्म हो सकते हैं. अगर रिस्पोंडेंट की गलती पे, रिस्पोंडेंट के गिल्ट पे, अगर उसमें पिटिशनर का हाथ है, यानी पिटिशनर इनोसेंट पार्टी नहीं है, या उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो रिलीफ के लिए नहीं एलिजिबल है, उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तब मैट्रिमोनियल रिलीफ पे बार लग जाता है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि एक पर्सन है, उसकी वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी है, बट उस एडल्ट्री को कमिट करने के पीछे उसके हस्बैंड का हाथ है, यानी हस्बैंड ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि वो एडल्ट्री कमिट करती है. तो इस केस में हस्बैंड को मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं मिलेगा, उसके मैट्रिमोनियल रिलीफ पे बार्स हो जाएगा अगर वाइफ ये चीज़ प्रूव कर देती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस तरह करा कि मुझे एडल्ट्री कमिट करनी पड़ी. अगर ये प्रूफ हो जाता है कि पिटिशनर ने कोई गिल्ट करा है और उसकी गिल्ट की वजह से रिस्पोंडेंट ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है, देन पिटिशनर विल नॉट गेट एनी मैट्रिमोनियल रिलीफ. इनमें से कुछ बार्स जो है सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ में अप्लाई होते हैं और कुछ बार्स सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स के लिए अप्लाई होती हैं. यानी कुछ बार्स जो है डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, डिजर्शन, इन सब पे भी अप्लाई हो जाती हैं, और कुछ बार्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स पर ही अप्लाई होती हैं. जो ये बार्स हैं ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज वन हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स. यानी अगर कोई न्याय लेने आ रहा है तो वो अपने उसने कोई ऐसा गलत काम ना करा हो जिसके बेस पर उसको जो है इक्विटी ना मिल सके. मतलब जब भी वो न्याय लेने आए वो जो है अपने साफ हाथ से आए, मतलब उसने कोई भी गलत काम ना किया हो. अब हम देखेंगे कि मैट्रिमोनियल रिलीफ से रिलेटेड कौन से वो बार्स हैं. फर्स्ट बार इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये बार सारे मैट्रिमोनियल कॉजेस पर अप्लाई होता है, बट ये पिटीशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी टू गिव कंसेंट पर अप्लाई नहीं होता है. यानी जब पिटीशन डली हुई है एनलमेंट से रिलेटेड मैरिज की, तब उस बेस पर ये बार अप्लाई नहीं होगा. बाकी सारे मैट्रिमोनियल कॉजेस पर, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस पर ये बार अप्लाई हो जाता है. ये बार ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी कहता है कि अगर पिटिशनर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पोंडेंट के रॉन्ग के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल है, तब उसे पिटीशन जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ की ग्रांट नहीं होगी. यानी अगर रिस्पोंडेंट ने कोई गिल्ट करा है, कोई रॉन्ग कमिट करा है, उसके पीछे अगर पिटिशनर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब पिटिशनर को मैट्रिमोनियल रिलीफ की पिटीशन ग्रांट नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करता है, उससे मांगता है कि उसकी वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी है,
और उसकी वाइफ के अडल्ट्री करने का रीज़न ये है कि उसके हस्बैंड ने खुद अडल्ट्री कमिट करी है या उसके साथ वो क्रूअल बिहेवियर शो करता था, क्रुएलिटी करता था, या कोई और ऐसा एक्ट है जिसके बेस पे वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी है, तब इस केस में हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। अगर हस्बैंड ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी है जिसकी वजह से उसकी वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उसकी वाइफ कोई ऐसा कमिट करती है, कोई एक्ट जिसके पीछे उसके हस्बैंड का कोई हाथ नहीं है, तब सिर्फ उसी केस में जो है हस्बैंड को पिटीशन मिल सकती है डाइवोर्स की या जुडिशियल सेपरेशन की या किसी अदर मैट्रिमोनियल रिलीफ की। और यही सिचुएशन सेम वाइस वर्सा अप्लाई होती है वाइफ पर भी। सेकेंड बार है accessory. Accessory is the bar when petition is filed on the grounds of respondent's adultery under Hindu Marriage Act. Accessory सिर्फ और सिर्फ adultery पर ही लगती है, मतलब अगर किसी ने adultery commit करी है तभी ये accessory का बार लगता है। accessory का क्रिमिनल लॉ के अंदर मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पिटिशनर। मतलब अगर कोई रिस्पोंडेंट एक्ट कोई ऐसा कमिट करता है और उसमें पिटिशनर की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तब उसे हम एसेसरी मानते हैं, उसे क्रिमिनल लॉ के अंदर एसेसरी कहा जाता है। बीइंग एन एसेसरी टू द एक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट implies a knowing active participation in the act, and if such participation is established, the petitioner cannot get a decree of divorce or judicial separation, even if he has been able to prove the respondent's guilt beyond all reasonable doubts. यानी ये कहता है कि अगर कोई रिस्पोंडेंट ने कोई गलती करी है, कोई गिल्ट कमिट करा है, एंड उस गिल्ट के पीछे पिटिशनर की एक्टिव पार्टिसिपेशन शो हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तब वहाँ पे पिटिशनर को डाइवोर्स की या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं मिलेगी। अगर रिस्पोंडेंट के गिल्ट के पीछे पिटिशनर की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तब वहाँ पर उसको जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड अपने घर में कुछ अपने दोस्त लेके आता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ इंटरकोर्स कमिट कर सकते हो, तुम इंटरकोर्स कर सकते हो, और वो अपनी ये चीज़ देख रहा है अपनी आंखों के सामने, तो बाद में वो अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता कि उसने एडल्ट्री कमिट करी है, क्योंकि यहाँ पर पिटिशनर ने खुद असेसरी को कमिट करा है। यानी पिटिशनर की यहाँ पर गिल्ट के लिए, मैट्रिमोनियल ऑफेंस के लिए उसका अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। Then the next bar is connivance. Under Hindu Marriage Act, connivance is the bar to matrimonial offense of adultery. Accessory की तरह connivance भी सिर्फ adultery पर ही लगती है। connivance का मतलब है connive करना, यानी wink at, मतलब हमने देखकर भी आंखें बंद करने वाला काम होता है connivance का। In connivance there is corrupt intention. To constitute connivance, consent express or implied is necessary. Connivance का मतलब ये है कि जहाँ पर हमने खुद एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा है, बट हमें पता है, हमने चाहे उसके लिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अपनी इंटेंशन शो करी है। जैसे कि when a spouse by voluntary deliberate conduct encourages the other spouse to commit a matrimonial offense, it amounts to connivance. यानी कि जैसे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को एनकरेज करता है कि तू कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट कर, यानी वो एक्टिवली उसके में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, बट वो उसको एनकरेज कर रहा है, अपना इंटेंशन दे रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसली दे रहा है चाहे वो इम्प्लाइडली दे रहा है, बट उसका इंटेंशन है कि उसका स्पाउस जो है मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट करे। ये सब होता है कनाइवेंस, इसको हम अमाउंट करते हैं एज कनाइवेंस। और कनाइवेंस एक ऐसा बार है जो सिर्फ एडल्ट्री पे ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिस्पोंडेंट कोई अपने रिस्पोंडेंट को पिटिशनर कहता है कि तो एलिसिट इंटरकोर्स रख ले, यानी या रिस्पोंडेंट पिटिशनर को कहता है कि मुझे एलिसिट इंटरकोर्स करना है, और पिटिशनर जो है अपना एग्रीमेंट दे देता है, इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली अग्री कर देता है उस प्रपोजल के लिए जो रिस्पोंडेंट ने दिया है, देन उस केस में पिटिशनर जो है कनाइवेंस के गिल्ट से रिस्पॉन्सिबल होगा।
यानी यहाँ पे पटिशनर ने कनाइवेंस का गिल्ट करा है, कनाइवेंस कमिट करी है, वो बाद में रिस्पोंडेंट के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने उससे परमिशन मांगी, उससे प्रपोजल दिया एंड पिटिशनर ने उस प्रपोजल को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया, उसको अग्री कर लिया, देन यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट गिल्टी नहीं माना जाएगा एडल्ट्री के लिए। नेक्स्ट बार इज कॉन्डोनेशन। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, कॉन्डोनेशन अप्लाइज टू मैट्रिमोनियल ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री एंड क्रुएलिटी। जो कॉन्डोनेशन का बार है वो एडल्ट्री और क्रुएलिटी दोनों मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस पर लगता है। Condonation is the reinstatement of a spouse who has committed a matrimonial offense in his or her former matrimonial position in the knowledge of all matrimonial facts of that offense with intention to remitting it. कॉन्डोनेशन एक तरह की ऐसे, अगर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करो एक स्पाउस ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट करा है, दूसरे स्पाउस को उसके उस ऑफेंस के बारे में पता है, स्टिल वो उसको अपने वही पुराने मैट्रिमोनियल पोजीशन पे, मतलब जो उनका पुराना मैट्रिमोनियल टाई था उस मैट्रिमोनियल पोजीशन के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फॉरगिव कर देते हैं। इट कमिट्स टू कॉन्डोनेशन। यानी एक स्पाउस को नॉलेज होने के बावजूद, सारी मैट्रिमोनियल फैक्ट्स के, ऑफेंस के फैक्ट्स की नॉलेज होने के बावजूद भी वो इंटेंशन दिखाती है, वो रिमिट कर देती है, उनको फॉरगिव कर देती है दूसरे स्पाउस को, और अपनी पुरानी मैट्रिमोनियल पोजीशन पे वो वापस आ जाते हैं, देन इट अमाउंट्स टू कॉन्डोनेशन। ऐसा करने के बाद अगर सपोज करते हैं हमने रिस्पोंडेंट ने कोई गिल्ट कमिट करा एंड पिटिशनर ने उसे कंडोन कर दिया, उसे कॉन्डोनेशन दे दी, बाद में पिटिशनर रिस्पोंडेंट के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकता, कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकता उस मैट्रिमोनियल ऑफेंस के लिए जिसको उसने पहले कॉन्डोनेशन दे दी है। कॉन्डोनेशन के बेसिकली दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला है फॉरगिवनेस, यानी उसने अपना वो राइट जो है वेव तभी कर देगा अगर उसने फॉरगिव कर दिया। अगर पिटिशनर ने रिस्पोंडेंट के गिल्ट से उसको फॉरगिव कर दिया, तब वहीं पे ही उसका ये राइट केस करने का, पिटीशन फाइल करने का राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही उसकी गलती को माफ कर दिया है। सेकेंड एलिमेंट इज रीइंस्टेटमेंट। माफ करने के बाद अगर वो वापस अपनी मैट्रिमोनियल पोजीशन पे, जैसे वो हस्बैंड वाइफ पहले थे, अगर उस पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, देन कॉन्डोनेशन कंप्लीटली अप्लाइज। यहाँ पर कॉन्डोनेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहला फॉरगिव करना, सेकंड रीइंस्टेटमेंट, अपनी पुरानी मैट्रिमोनियल पोजीशन पे आ जाना। ये करने के बाद पर्सन जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता कोर्ट के अंदर अगर उसने कॉन्डोनेशन कर लिया है। कॉन्डोनेशन देन बिकम्स द बार to the matrimonial relief. Next bar is collusion. Originally under Hindu Marriage Act, collusion was a bar to all matrimonial relief. But the Marriage Law Amendment Act has abolished collusion as a bar to the petition for declaration that a marriage is null and void. मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट से पहले collusion का बार सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ पर लगता था, बट अमेंडमेंट होने के बाद ये बार सिर्फ और सिर्फ नल एंड वॉइड मैरिज की डिक्लेरेशन के लिए ही लगता है। Collusion is an agreement, arrangement, express or implied between the parties or their agents whereby matrimonial relief is sought to be obtained by deceiving the court by misrepresentation. कल्यूजन एक तरह का एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है जो पार्टीज़ के बीच में या उनके एजेंट्स के बीच में होता है, जिसके थ्रू वो मैट्रिमोनियल रिलीफ को ऑब्टेन कर लेते हैं कोर्ट को डिसीव करके। यानी फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं, बट दे नो कि डाइवोर्स का प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, एंड अगर उस पर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे कि तू मेरे पे क्रुएलिटी के चार्जेस लगा दे, बिकॉज क्रुएलिटी के चार्जेस पे आर्टिकल सेक्शन 13A के अंडर जल्दी डाइवोर्स मिल जाता है, तो यहाँ पर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड क्लेम कर देंगे, अपनी शादी को ब्रेक क्लेम कर देंगे अगर वो एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगा देते हैं। इस तरह से वो कोर्ट को डिसीव भी कर रहे हैं और मैट्रिमोनियल रिलीफ को भी
अप्लाई कर रहे हैं उसको भी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एज सच कोई फैक्ट सामने आ जाता है कि जो पार्टीज टू पिटीशन है अगर वो मिली हुई हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तब वहाँ पर जो है कोर्ट उनको मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं देगी और ये उनके मैट्रिमोनियल रिलीफ पर बार लग जाता है। यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि कोई कॉल्यूजन नहीं है पार्टीज के बीच में। अगर कोर्ट को कहीं पर भी लगता है कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है या पहले से ही कोई अरेंजमेंट हुआ है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है उनको मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं देगी। नेक्स्ट ग्राउंड इज इम्प्रॉपर एंड अननेसेसरी डिले। Improper or unnecessary delay is a bar to relief in respect of all matrimonial causes under Hindu Marriage Act. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जितने भी मैट्रिमोनियल कॉजेज हैं या मैट्रिमोनियल ऑफेंस है उनके ऊपर ये बार इम्प्रॉपर एंड अननेसेसरी डिले का बार अप्लाई होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी ने कोई ऑफेंस कमिट करा है, सपोज हम कर लेते हैं कि वाइफ ने कोई ऑफेंस कमिट करा है और हस्बैंड ने उस ऑफेंस के लिए ऑन स्पॉट कोई पिटीशन फाइल नहीं करी, बट वो 5 या 6 साल बाद उस ऑफेंस के लिए पिटीशन फाइल करता है, तब जो है कोर्ट उसे बार मानेगी क्योंकि उसने टाइम पर अप्लाई नहीं करा और उसने डिले कर दिया उसको अप्लाई करने के लिए, उस पिटीशन को अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पर हस्बैंड को जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पिटिशनर के ऊपर है कि वो शो करे कि कोई इम्प्रॉपर या अनरीजनेबल डिले नहीं हुआ है। एंड द लास्ट बार इज अदर लीगल ग्राउंड्स। Under Hindu Marriage Act, there is residuary clause which lays down that there should be no other legal ground for refusing the petition. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक रेजिडरी क्लॉज है जिसको हम कहते हैं अदर लीगल ग्राउंड्स, जिसके अंदर वो कहता है कि कोई और लीगल ग्राउंड ना रह गया हो जिसके थ्रू पिटीशन को रिफ्यूज किया जा सके। दिस इज अ जनरल बार applicable to all matrimonial relief. It has not yet come up for interpretation before our courts. ये एक तरह का जनरल बार है जो सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स पर लगता है, बट इस टाइप का बार अभी तक हमारे कोर्ट्स के सामने नहीं आया किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए। सो बेसिकली इनके 6 ही बार्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 7th बार एक रेजिडरी क्लॉज है जो सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स पे लगता है, बट स्टिल टाइम ये अभी तक इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स के सामने नहीं आया। आई होप आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।